अब ईयू वाले जो हैं, यूरोपियन यूनियन वाले, वो G7 के जो लोग जो 7 कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं वो, कि आप G7 जो है वो लीड करें इस सब चीज को। और मगर G7 ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया। मगर देखिए, ये पहले अमेरिका ने पहला प्रेशर जो यूरोप पे आया था और रूस पे आया था, वो नॉर्थ स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन थी, वो अमेरिकन लोगों ने जाके, अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्लो अप कर दी, रशिया की गैस एक्सपोर्ट्स खराब कम हो जाए। रशिया ने उसका एक एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। अब रशिया इज बिल्डिंग ए बिग गैस पाइपलाइन। एक ऑलरेडी है फ्रॉम साइबेरिया टू चाइना, मगर अब एक और वो बिल्ड करने लगे हैं, ताकि ये जो डिपेंडेंसी है और यूरोप, ये भी कम हो जाए। एंड चाइना इज रेडी टू बाय। सो चाइना रशिया का जो इकट्ठ है, ये बहुत सॉलिड होता जा रहा है। अब वो तकलीफ ये हो रही है कि ऑयल जो है वो इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज इंडिया ने बढ़ा दिए अपने ऑयल और चाइना ने भी बढ़ा दिए। अब वो यूरोप कम करेगा तो रशिया के ऊपर प्रेशर तो आएगा। अब मगर मैं समझता हूँ कि चाइना, और इतनी बड़ी कमिटमेंट है चाइना की टू रशिया नाउ, कि रशिया बर्दाश्त कर लेगा ये, और ये यूरोप को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और यूरोप के अंदर कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और यूरोपियन अवाम जो है वो, तो उनको तकलीफ होनी शुरू होगी, और महंगाई बढ़नी शुरू होगी, और वो लड़ाई और शॉर्टेजेस आएंगे। और आगे विंटर आ रहा है, विंटर के अंदर तो सख्त गैस की जरूरत होती है इनको। तो मैं समझता हूँ कि इट विल नॉट बी सो इजी ये ट्रांजिशन करना। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप की और इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके के साथ इस वक्त जो प्यूटन ने ऑनस्लॉट किया हुआ है, आपने देखा ना कि प्यूटन ने अलास्का से वापस आया और आके उसने और तेज कर दिया है अपनी ऑनस्लॉट ऑन यूक्रेन, कि कल को कोई सेटलमेंट होती है तो हम और थोड़ी टेरिटरी लेके बैठ गए। तो उसने तो बिल्कुल उसके बरक्स किया है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि ये अब सीज फायर हो जाए। उसने तो उल्टा और भी टेरिटरी लेने के लिए अपनी फौजें बढ़ा दी है। और दूसरी तरफ यूक्रेन की जो फौजें हैं वो हर फ्रंट के अंदर दे आर आउट नंबर्ड, उनके तो सोल्जर्स ही नहीं रहे। अच्छा, और उनको बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 30 डेज के अंदर अंदर यूक्रेन विल फेस फुल डिफीट। तो इसलिए इस वक्त ज्यादा प्रेशर डालना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑल्सो यूरोप और रशिया के, उसको थोड़ा सा टाइट किया जाए, उसकी वॉर मशीन को टाइट किया जाए। मगर मैं नहीं समझता इसके साथ रशिया विल गिव अप इट्स क्वेस्ट। रशिया लगा रहा है, रशिया अपनी टेरिटरी लेगा और रशिया अपनी टर्म्स के ऊपर मनवाएगा। और ये नेटो जो है, मैं काफी अरसे से आपको कह रहा हूँ कि मुझे नेटो नजर नहीं आ रहा सर्वाइव करता इन द लॉन्ग टर्म। और ये अब नेटो की नाइली है, नाकामी है कि इट हैज नॉट बीन एबल टू हैव इट्स वे। और ये जो हाथ उठा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी हम आपको फंड नहीं कर सकते, आप अपना कुछ करें, तो ये कहाँ से करेंगे? इनके पास तो पैसे ही नहीं है। इनमें से तो 3-4 इकोनॉमीज हैं जो ठीक है, बाकी तो सारी बैंकक्रप्ट है। उनके पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो बाकी ईयू कंट्री से पैसा लेके अपने आप को फ्लोट रखे हुए। तो ये सूनर और लेटर ये फ्रांस और जर्मनी और यूके वगैरह, यूके तो नहीं है ईयू में, पर फ्रांस और जर्मनी और एक दो और, ये कहेंगे यार अब हम नहीं सब्सिडाइज कर सकते स्पेन को या पोर्चुगल को एंड सो ऑन, और इटली को। ये सारे जो है ये देयर ऑल इन डेट टू द अदर कंट्रीज। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ये अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना आसान नहीं होगा। और अगर वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके दो चीजें, एक तो ये जल्दी नहीं हो सकता। अगर आपने आर्मामेंट्स बढ़ाने भी हैं और खरीदने भी हैं तो वक्त लगता है मैन्युफैक्चर करने में या ऑर्डर देने में और बनवाने में। तो शॉर्ट टर्म में तो ये नहीं कर सकते। और मगर दूसरा ये है कि अगर ये करेंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, तो महंगाई हो जाएगी जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप लोग चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे रेवेन्यू लेने के लिए, बिकॉज डिफेंस एक्सपेंडिचर को आपने बढ़ाना है अप टू 3 और 4%, तो आसान काम तो नहीं है। वो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए हर एक को। तो वो शायद जर्मनी या वगैरह कर सके, बाकी तो कर भी नहीं सकते। और अगर करेंगे तो इनकी सारी वेलफेयर स्टेट जो है वो सारी बढ़ जाएगी। सो आई थिंक द यूरोपियंस आर इन ट्रबल। और डोनाल्ड ट्रंप जिद पे लगा हुआ है। ये उधर चाइना और रशिया जो है वो और सॉलिड होते जा रहे हैं। और अब ये जो कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत से मिडिल ईस्ट नेशंस भी हैं वो सोच रहे हैं कि हमने सारे अंडे अमेरिकन बास्केट में रखे हुए, ये तो गलत हो गया काम, हमें अपने अंडे कहीं और भी रखने चाहिए। तो पहले मैंने आपसे कहा था कि शंघाई कोऑपरेशन जो है एससीओ, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, इफेक्टिव ब्रिक्स होगी। अब मुझे ऐसे लगता है कि ब्रिक्स और एससीओ को
उन्होंने दोनों एजेंडे जो है ना वो मिला मिला दिए हैं, चाइना ने और रशिया ने, और इसीलिए इंडिया भी भागा गया वहां। इंडिया तो ब्रिक्स का हिस्सा था, एससीओ का तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, मगर अब वो उसने एससीओ के अंदर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, बिकॉज एससीओ भी कह रहा है हम डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो दी उधर तैयारी है पूरी, ऑल्टरनेटिव करेंसी, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम, ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड सो ऑन। और इधर जो है ये आपस में ही नहीं इत्तेफाक कर रहे, पैसे इनके पास नहीं है, और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो दिन ब दिन मेरा ख्याल आइसोलेट हो रहा है, उसकी भी रेटिंग्स गिर रही हैं, एंड ही इज नॉट सक्सीडिंग। तो आई थिंक ये कामयाब नहीं होंगे यूरोपियंस। ठीक है, यूरोपियंस कामयाब नहीं होंगे। बहरहाल G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स की तो एक मीटिंग हो गई है जिसमें वो इकदामात पर गौर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इब्तिदा में डोनर सी ये थी कि वो अकेले ही काफ़ी हैं और अकेले टक्कर लेने के लिए उन्होंने बहुत से बयानात भी दिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई, उसको हैंडल रशिया, चाइना और इंडिया ने ऐसे किया कि अब वो चाहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई मेजर्स लिए जाएँ। तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं ये आपने जाना। एक अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में हुकूमत की काविशें उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ, तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी विज़िट किया है कसूर सेक्टर, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान के जो रिलीफ कैंप्स कायम थे उनका विज़िट किया, और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अहम बात की कि हर साल रियासत इस तरह के नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब का भी एक बयान मीडिया पे चल रहा है कि पाकिस्तान इस तरह के सैलाब के बाद 30 साल पीछे चल रहा है। जो माहिरीन है वो इससे इत्तफाक नहीं करते सेठी साहब, लेकिन जो नुकसानात का अंदाज़ा है इस बार वो उसके लिए बाकायदा पाक फ़ौज की खिदमात पंजाब हुकूमत ने हासिल कर ली हैं, इतना ज़्यादा तखमीना है। मीनवाइल बरतानिया ने भी पाकिस्तान के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान किया है, और बिलावल ये कह रहे हैं कि आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। IMF से भी इस सिलसिले में रब्ता किया जाएगा। अभी तक मुकम्मल तौर पर हम नहीं समझ रहे कि जो सरगर्मियाँ हैं वो उस नुकसान के मुकाबिल काफ़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी अंदाज़े हैं सैलाब के, उससे निमटने की सलाहियत तो अपनी जगह के क्लाइमेट से भी पाकिस्तान मुतासर हुआ है, लेकिन एफ़र्ट्स जो की गई हुक्काम की जानिब से, आपको वो लगी कि आप उससे सेटिस्फाइड है, मुतमईन है? नहीं, मुतमईन तो कोई भी नहीं है। जब आवाम की इतने दुख देखते हैं तो कैसे हम मुतमईन हो सकते हैं कि जो इक़दाम किए हैं वो सही हैं या काफ़ी हैं। सवाल जो असली सवाल है जो पूछना चाहिए और पूछा भी जा रहा है वो ये है कि जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि ये हर साल ये होता है और नॉट एक्सेप्टेबल। अब बात यह है कि क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? ये सियासतदानों को, हुक्मरानों को पता नहीं है कि ये होता है, कि कभी पानी कम होता है और कभी पानी ज्यादा होता है, और ये फ्लड आते हैं हर 2 साल के बाद, डूब जाता है, और ये बातें शुरू हो जाती हैं इतने अरब डॉलर का नुकसान हो गया और फलाना हो गया, और मैशत कैसे चलेगी? तो किया क्या है इन्होंने उसके बारे में? 4 साल वो बैठा रहा, कुछ नहीं किया। 3 साल है हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई रेजर्वायर्स नहीं बने, कोई बंद नहीं बने, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। मैं आपको बता रहा हूं, आवाम में गुस्सा है, गुस्सा बढ़ रहा है, ये फट सकता है। मीडिया में गुस्सा है, ये बढ़ रहा है, ये फट सकता है। मैंने काफी अरसे से चुप रहा हूं, मैं देख रहा हूं ये हो क्या रहा है। तो इनको समझ आनी चाहिए सियासतदानों को कि ये दिस इज नो टाइम फॉर करप्शन, दिस इज नो टाइम फॉर जंकेट्स, दिस इज नो टाइम टू विजिट, दिस इज टाइम टू बी विद द पीपल। वो कहते हैं जी खुशियां गमों में शामिल होना चाहिए, तो कितने शामिल है? एक हेलीकॉप्टर से बह के चले गए थे, जाके उठे स्पीकर लेके तो गल करती है, दिस इज, आप उनके गम में शामिल हो रहे हैं।